मार्च मंथ बहुत कुछ लेके आया, बहुत कुछ लेके गया भी, बट लीगल अपडेट्स में जब देखा जाए तो मेरे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं। भैया आप शेड्यूल कास्ट तो है ही नहीं, जब आप हिंदू ही नहीं है तो आप शेड्यूल कास्ट कैसे होंगे, तो आप इस एक्ट के अंदर कैसे आएंगे। इफ अ पर्सन कन्वर्ट्स टू अनदर रिलीजन लाइक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, दे विल लूज देयर शेड्यूल कास्ट स्टेटस इमीडिएटली। जो अडॉप्टिव मदर्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम किया जाए, खत्म किया जाए। लाइफ और डिग्निटी का हमारा राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, जिसमें मदरहुड भी आता है, चाइल्ड केयर भी आता है, इमोशनल वेलबींग भी आता है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू क्लैट। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। बेटा आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं मार्च मंथ के लीगल अपडेट्स। मार्च मंथ के लीगल अपडेट्स में वैसे तो यार मार्च में बहुत कुछ हुआ है ना, मार्च महीना ख़त्म नहीं हो रहा था, है क्या क्या नहीं देख लिया हम लोगों ने। वॉर देख लिया बेटा, और मार्च में हमने क्या नहीं देखा बेटा, मार्च में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि मतलब सोसाइटी में एज अ मतलब एक तरह से हमेशा याद रहने वाली चीज़ है ना। तो मार्च मंथ बहुत कुछ लेके आया, बहुत कुछ लेके गया भी, बट लीगल अपडेट्स में जब देखा जाए तो मेरे लिए 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं। हालांकि ये जी जो इनका एक्विटल हुआ है बेटा, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है, पूरा एक मतलब आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर हमारा डिस्कशन करना इम्पोर्टेंट है भी। बट येस, इनका एक्विटल हो चुका है। गुरमीत राम रहीम बाबा जी जो हैं, इनका एक्विटल हो गया है। बट चलिए फ्यूचर में देखिए क्या अपडेट्स आती हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमारे लिए मेजरली 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ आज के लिए ये हैं कि सबसे पहले तो हरीश राणा का जो यहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया का जो केस है और ये अलाउ किया गया है एंड ही इज़ नाउ नो मोर। उसके बाद बेटा ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल, बहुत सारे प्रोटेस्ट, राजस्थान हाई कोर्ट का यहाँ पे स्टेटमेंट देना, फिर वापस ले लेना वो। फिर उसके बाद शेड्यूल कास्ट स्टेटस सिर्फ और सिर्फ हिंदूज, बुद्धिस्ट और सिख्स को दिया जाएगा, ये हम देखेंगे। और जो अडॉप्टिव मदर्स को पेड लीव जो 12 वीक्स की अलाउ करी है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे आज के डिस्कशन के लिए। सबसे पहले बेटा बात करेंगे यहाँ पे हरीश राणा जी की। तो ही वॉज इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, और ये परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट मतलब बेसिकली ही वॉज इन कोमा, ही वॉज इन कोमा। ये बेटा कोमा स्टेट में थे, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में। और इसके ऊपर फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया, और यहाँ पे इनको पैसिव यूथेनेशिया जो है वो अलाउ किया गया। बट यहाँ पे 13 साल की लड़ाई लड़ी, 13 साल यहाँ पे लग गए टू लेट हरीश राणा गो अवे, यानी कि कोमा में 13 साल तक बेटा ये रहे। उसके बाद जाके ये यूथेनेशिया उनको अलाउ किया गया। हमारे लिए सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि यूथेनेशिया होता क्या है। जब भी हम बात करते हैं बेटा यूथेनेशिया की, तो यूथेनेशिया जो है 2 टाइप्स का होता है, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। जो एक्टिव यूथेनेशिया है ये ना तो इंडिया में और आई थिंक मेजर ऑफ द कंट्रीज में ये इलीगल है, यानी कि ये बैंड है। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया जो है ये लीगल भी है इंडिया में, और बहुत सारे कंट्रीज में ये लीगल है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एक्टिव यूथेनेशिया में एक्चुअली इंजेक्ट किया जाता है या एडमिनिस्टर किया जाता है ड्रग्स, ताकि डेथ जो है वो जल्दी अकर हो, डेथ जो है वो जल्दी अकर हो। लेकिन जब भी हम पैसिव यूथेनेशिया की बात करते हैं, पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है बेटा? पैसिव यूथेनेशिया में जो लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट है, जो भी लाइफ सपोर्ट है ना उस पर्टिकुलर इसका आपका पेशेंट का, तो लाइफ सपोर्ट बस हम कुछ नहीं करते हैं, उसको विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, उसका विड्रॉल हो। जैसे कि वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर अगर आप हटा दोगे, कोई ऐसा पर्सन जो वेंटिलेटर से ही सांस ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी डेथ जल्दी अकर होगी। तो ये चीज़ जो है हमारे देश में अलाउड है, और ये पहला केस ऐसा बना जिससे डेथ अकर हुई है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। बेटा हमारे देश में राइट टू डाई का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है। राइट टू डाई के अंदर होता क्या है
बेटा राइट टू डाई के अंदर आर्टिकल 21 को कई बार चैलेंज किया जाता है कि क्या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू डाई भी आता है। और इसमें सबसे पहला केस था बेटा पी रथिनाम का केस, 1994 का वो साल था जिसमें पी रथिनाम के केस में ये सवाल उठा कि क्या राइट टू डाई आर्टिकल 21 का एक पार्ट है, यानी कि क्या राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई भी आता है। पी रथिनाम के केस में ये कहा गया यस, राइट टू डाई इज इंक्लूडेड अंडर राइट टू लाइफ ऑफ आर्टिकल 21। उसी तरह से बेटा ज्ञान कौर का केस, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस 1996 का केस है। इस केस में एक बार फिर से आवाज़ उठी कि क्या सेक्शन 309 आईपीसी यानी कि अटेम्प्ट टू सुसाइड, क्या ये वैलिड है और आर्टिकल 21 के अंदर क्या राइट टू डाई आएगा। बेटा ज्ञान कौर के केस में कहा गया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई नहीं आएगा, लेकिन राइट टू डाई विद डिग्निटी एट द एंड ऑफ लाइफ ये रिकग्नाइज किया गया है कि जब इंसान की मृत्यु पास है तो उसके पास ये राइट है कि वो डिग्निटी से मरे, राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी कि वो अपनी लाइफ को एंड करे। लेकिन आप एज सच ये कहो कि राइट टू लाइफ एज अ फंडामेंटल राइट है, उसी तरह से राइट टू डाई एज अ फंडामेंटल राइट है, तो वो नहीं कहा जा सकता, मना कर दिया। बेटा आज को 2026 में हरीश राणा जी की जो डेथ हुई वो पैसिव यूथेनेशिया अलाउ करके सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा बेटा, लेकिन ये लड़ाई सबसे पहले लड़ी थी अरुणा शॉनबाग ने। बेटा 2011 का वो साल था जहाँ पे फाइनली डिसीजन आया, बट ये केस 1990s का था जब अरुणा शॉनबाग के साथ बहुत ही क्रूअल ग्रूसम एक्ट होता है। डॉग चेन बांध के ऑक्सीजन सप्लाई उनके ब्रेन में नहीं जाता है, जिसके वजह से वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती हैं। और बेटा यहाँ पे अरुणा शॉनबाग के केस में ये चीज़ सवाल उठा, क्या विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट वेजिटेटिव स्टेट के केसेस में किया जा सकता है। बेटा ये पहला केस था जिसमें पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि हाई कोर्ट का अप्रूवल और मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल यहाँ पे मांगा जाएगा। फिर उसके बाद बेटा कॉमन कॉज 2018 का केस आता है। इस केस में कहा, ये सवाल उठा, क्या लाइफ एंड करने के लिए ऑटोनॉमी होनी चाहिए किसी पर्सन के पास। तो यहाँ पे कहा पैसिव यूथेनेशिया हमारे देश में वैसे भी लीगल हो चुका था अरुणा के केस के बाद। यहाँ पे लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आया, एडवांस डायरेक्टिव अलाउ किया गया आर्टिकल 21 के अंडर जो है ये किया जा सकता है। लिविंग विल मतलब लोग लिख के भी कह सकते हैं कि हमारा जो ज़िंदगी है वो एंड की जाए, हमारी दवाई और जो भी मेडिकल सपोर्ट है वो हटा दिया जाए। ये भी कॉन्सेप्ट जो है अलाउ किया गया। 2018 में कुछ एडवांस डायरेक्टिव्स आए, 2023 के अंदर उनको भी और ज़्यादा एडवांस किया हमने। कॉमन कॉज यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2023 का है बेटा। इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी बेटा, प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया। अप्रूवल्स को यहाँ पे देख रहे हो ना, अप्रूवल कितना ज़्यादा है, उसको रिड्यूस किया और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया गया। फिर उसके बाद बेटा हरीश राणा का केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड, अब तो बेटा ये डिसाइड किया जा चुका है। ठीक है दोस्त, याद रहेगा, ये पूरी हिस्ट्री रही है इनके केसेस की। तो फाइनली बेटा ये 13 साल की लड़ाई अब ख़त्म हुई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो टॉपिक है रिगार्डिंग शेड्यूल कास्ट स्टेटस। अब इस पूरे केस में हुआ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। हुआ ये है कि एक क्रिश्चियन पर्सन है जो कि पहले हिंदू थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी के धर्म में अपने आप को कन्वर्ट किया। उनके साथ शेड्यूल कास्ट के साथ मतलब जैसे जो भी इल एक्ट्स होते हैं, जैसे कोई भी ऐसा कोई स्लोगन लेना या कुछ ऐसा रिमार्क्स पास करना, तो वो कंटिन्यूड है। तो उन्होंने क्या किया, शेड्यूल कास्ट एक्ट एक बनाया गया है, एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है, उस एक्ट के अंदर उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी। तो फिर फाइनल डिसीजन ये आया कि भैया आप शेड्यूल कास्ट तो है ही नहीं, जब आप हिंदू ही नहीं है तो आप शेड्यूल कास्ट कैसे होंगे, तो आप इस एक्ट के अंदर कैसे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इन अ जजमेंट दैट अ पर्सन हु इज प्रोफेसिंग एनी रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म should not be considered a member of schedule caste community। कहा वो लोग जो हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, सिखिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, उनको शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट कन्वर्जन, कोर्ट ने कहा कि अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो किसी अदर रिलीजन में, इट वुड रिजल्ट इन इमीडिएट एंड कंप्लीट लॉस ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टेटस।
जैसे ही कन्वर्ट होगी इमीडिएट स्टेटस आपका खत्म हो जाएगा। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कन्वर्जन रिगार्डलेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म किस फैमिली में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ बेंच ऑफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस मनमोहन इन्वोक्ड क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 which says that no person who professes a religion different from Hinduism shall be deemed to be a member of scheduled caste. क्लॉज 3 यहाँ पे ये कहता है, ठीक है। सिख रिलीजन बेटा 1956 में हमने ऐड किया था, प्रोविजन फर्दर 1990 में हमने अमेंड करा था बुद्धिज्म को ऐड करने के लिए। द टॉप कोर्ट ऑब्जर्व दैट बार अंडर क्लॉज 3 इज कैटेगोरिकल एंड एब्सोल्यूट, यानी कि मैंडेटरी नेचर का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, कोर्ट वॉज हियरिंग एन अपील फाइल्ड बाय चिंतानंद आनंद। बेटा ये हिंदू फैमिली में इनका जन्म हुआ था, शेड्यूल कास्ट थे ये, लेकिन ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए टू बिकम अ पास्टर। मिस्टर आनंद हैड फाइल्ड अ केस अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 आफ्टर ही अलेजेड दैट ही हैड सफर्ड रिपीटेड अटैक्स ऑफ एंड कास्ट स्लर्स, ठीक है, अटैक्स हो रहे थे इनके ऊपर। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट in a decision April last year quashed the criminal proceedings on the ground that Mr. Anand could no longer claim protection under 1989 Act, क्योंकि आप तो क्रिश्चियन हो चुके हैं, पास्टर है, 10 साल हो गए, डेकेड हो चुका है। The High Court was of the view that the caste system was not recognized in Christianity, तो आप क्यों आ रहे हो फिर शेड्यूल कास्ट एक्ट के अंदर। Confirming the High Court's decision, the top court, that is Supreme Court, drew attention to the term profess. The term profess connotes to publicly declare or practice a religion. The essence of the word lies in the open of one's religious beliefs in a manner discernible to public at large. It is not merely a question of personal belief or private conviction, but requires an outward manifestations of one's faith. It may be observed that Christianity, by its very theological foundation, does not recognize or incorporate the institution of caste. कहाँ हम प्रोफेस कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी धर्म को, क्रिश्चियनिटी को, और क्रिश्चियनिटी में कास्ट का सिस्टम कुछ है ही नहीं। द टॉप कोर्ट सेड अ कन्वर्ट हु डिड नॉट प्रोफेस एनी ऑफ 3 रिलीजन्स इन क्लॉज 3, यानी कि हिंदुज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, तो वो शेड्यूल कास्ट मान ही नहीं सकते हैं और उनको कोई प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन, एंटाइटलमेंट मिल ही नहीं सकता है। A person who professes and practices such a religion for personal, social, spiritual purposes cannot assert membership of scheduled caste. मना कर दिया बेटा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट सेड अ पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज शेड्यूल कास्ट सिर्फ और सिर्फ जब वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म को फॉलो करता है। बेटा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर द हिंदू को डिफाइन किया गया है, हिंदू को डिफाइन किया गया है कि हु इज अ हिंदू, तो बेटा उस डेफिनेशन को भी आप रेफर कर सकते हो। व्हाट हैपेंस इफ समवन चेंजेस रिलीजन, if a person converts to another religion like Christianity or Islam, they will lose their scheduled caste status immediately. It doesn't matter that they were born in a scheduled caste family before. Why did the court say this? Court said this because of a rule in law called Constitution Scheduled Caste Order 1950. This rule clearly says only people from 3 religions can be counted as scheduled caste. Others cannot get scheduled caste benefit. मना कर दिया बेटा। फिर उसके बाद देखिए, important point, you cannot follow one religion and claim scheduled caste benefits from another religion. If you convert, you are treated as a part of new religion only. और Christianity में कोई caste system है नहीं। जैसे कि person who is born Hindu becomes Christian and a pastor, he later wanted scheduled caste protection. Court said no because he is now Christian. अब वो Christian है। Therefore, SC status is linked to religion. Changing religion means losing SC benefits. ध्यान रखिएगा। आगे आइए, क्वेश्चन देखिएगा। A person who does not profess Hinduism, Sikhism or Buddhism cannot claim SC benefit. Facts: Ramesh, born in a scheduled caste Hindu family, converts to Christianity but continues to face caste-based discrimination in society. क्या करेक्ट लीगल पोजीशन है? Ramesh will be entitled, will retain SC status due to discrimination. He will lose. He can choose to retain. He will retain if he proves discrimination. Correct answer, he will lose SC status, scheduled caste status lose कर जाएगा वो बेटा। नेक्स्ट आइएगा, reconversion requires proof of genuine return and acceptance by the original caste community.
फैक्ट्स देखिएगा, सीता कन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदुज्म टू इस्लाम एंड लेटर रिकन्वर्ट्स टू हिंदुज्म, हाउएवर अ कास्ट कम्युनिटी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट हर, व्हाट इज द लाइकली आउटकम। तो प्रिंसिपल है रिकन्वर्जन रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ जेन्युइन रिटर्न एंड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे शी रीगेन्स एससी स्टेटस ऑटोमेटिकली, she regains SC status due to reconversion. She may not regain because lack of community acceptance है, यहाँ पे lack of community acceptance है। आगे आइए, the scheduled caste status depends on both religion and recognition within the community. Mohan converts to Buddhism but does not follow its practices or beliefs, and is not accepted by any Buddhist SC community. Mohan will get SC status automatically, does not get. He gets due to conversion alone. He gets if he applies to the court. Correct answer B हो जाएगा. He will not get the SC status, right? आगे आइए बेटा. A person cannot simultaneously profess two religions for legal benefit. Facts, Arjun claims to follow Buddhism and Christianity and seeks SC benefits. क्या कोर्ट डिसाइड करेगा भैया? रिजेक्ट कर देगा, साफ साफ मना कर देगा, नहीं अलाउड है बेटा ये. आगे आइए. The SC status is lost immediately upon conversion to a non-recognized religion. Facts, Priya converts to Christianity but applies for SC benefits before updating her official records. अब क्या होगा? She will get benefits until records are updated. She loses SC status immediately upon conversion. B will be the correct answer. ये more accurate है, ये भी आपको लग रहा होगा बट ये correct नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा. आगे आइए. तो ये हो गया बेटा आपका शेड्यूल कास्ट स्टेटस वाला टॉपिक. इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए अडॉप्टिव मदर्स के लिए जो लीव अलाउ करी. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है मैं आपको बता देती हूँ. सो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक्चुअली एक लॉ है, 1961 का लॉ है. ये प्राइमरी लेजिस्लेशन है, लॉ है जो गवर्न करता है मैटरनिटी लीव को इंडिया में. इनिशियली सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल मदर्स पे अप्लाई करता था, यानी कि वो मदर्स जो बच्चे को पेट में पालती हैं और जन्म देती हैं, बायोलॉजिकल मदर्स हो गई. धीरे धीरे फिर इसको एक्सटेंड किया गया वो उन मदर्स के लिए भी जो बच्चे को अडॉप्ट करती हैं. तो अडॉप्शन सेंटर में जाएंगे, अडॉप्शन का प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ पूरा. अडॉप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है. हाउएवर जो अडॉप्टिव मदर्स थी, लीव वाज ओनली अलाउड इफ द अडॉप्टेड चाइल्ड वाज बिलो 3 months ऑफ एज. अब कहानी में ट्विस्ट. फॉर एग्जाम्पल प्रिया करके एक लड़की है जो कि अडॉप्ट करना चाहती है, वो जाके अडॉप्ट करती है बच्चे को. उसको अपने ऑफिस से लीव तभी मिलेगी जब बच्चा जो अडॉप्ट कर रही है वो 3 महीने से कम का है. 4 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, उसको लीव की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी. ये लॉ प्रिज्यूम कर रहा था. 2020 में एक कोड भी बनाया गया, ये रिप्लेस कर रहा था कुछ लेबर लॉज को, इंक्लूडिंग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. सेक्शन 60 क्लॉज 4 इसका ये कहता है कि यही सेम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाएगा 3 महीने वाला. अडॉप्टिव मदर्स एलिजिबल है सिर्फ और सिर्फ तब जब बच्चा जो है वो 3 महीने से का छोटे का है. दिस प्रोविजन वाज चैलेंज बिफोर द कोर्ट. ये चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने. अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव एन इंपॉर्टेंट डिसीजन. कोर्ट ने कहा ऑल अडॉप्टिव मदर्स शुड गेट 12 weeks पेड लीव जस्ट लाइक बायोलॉजिकल मदर्स. वाई, व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिफोर? लॉ पहले ये कहता था कि वो बच्चा जो 3 महीने का छोटे का है सिर्फ उस अडॉप्टिव मदर को यहाँ पे मैटरनिटी लीव मिलेगी. लेकिन रियलिटी में क्या है, अडॉप्शन प्रोसेस ही इतना लंबा होता है कि वो 3 महीना ले लेगा. तो बच्चा तो बाद में आएगा, पहले तो प्रोसेस में इतना समय लग गया. फॉर एग्जाम्पल उसने अगर अप्लाई भी किया किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तो 3 महीना लग गया, तो बच्चा जब घर आया तो लीव खत्म. सो मेनी मदर्स वर नॉट गेटिंग लीव एट ऑल. कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? दिस रूल इज अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी. जो मदर्स अडॉप्ट कर रही हैं उनको भी नीड टाइम रिक्वायर्ड है बच्चे के साथ बॉन्ड करने का, उसका ख्याल रखने का. आई थिंक व्हाट आई फील, आई एम ऑल्सो मदर, आई फील लाइक कि बायोलॉजिकल मदर से तो बच्चे का एक बट ऑब्वियस कनेक्शन होता है, लेकिन वो माँ जो डिसीजन ले रही है कि मैं अडॉप्ट करूँगी, अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारूंगी, उस माँ को तो और वक्त चाहिए उसके साथ बॉन्ड करने का, क्योंकि देयर इज़ अ फियर कि बच्चा बॉन्ड ना करे, माइट बी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मदर्स को ये फियर होता है बेटा, ठीक है. तो ये बात हो गई अडॉप्शन वाली. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आइडियाज़? सबसे पहले मदरहुड सिर्फ बर्थ, जन्म देने का मदरहुड नहीं होता है. अडॉप्टिव मदर्स की भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं.
अडॉप्शन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये रिप्रोडक्टिव चॉइस का एक पार्ट है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर कोई लड़की है जो कि बच्चे को अपने पेट में, अपने कोख में पाल रही है, शी हैज़ द राइट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, देन अ मदर और अ गर्ल हु वांट्स टू गो एंड अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम एन अडॉप्शन सेंटर, बोथ ऑफ देम, बोथ आर इक्वल बेटा। क्यों? क्योंकि अगर जन्म देना भी रिप्रोडक्टिव चॉइस है, अडॉप्शन करना भी एक चॉइस है आपकी। शी हैज़ द राइट टू चूज बिटवीन वो मदर कैसे बन रही है, थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस और थ्रू अडॉप्शन। चाइल्ड वेलफेयर मैटर्स, हमेशा बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको केयर किया जाए, उसको वक्त दिया जाए। वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए बेटा, और अगर वो वक्त नहीं मिला बच्चे को तो उसके फ्यूचर में वो झलकता है, राइट। Women should not lose job because of motherhood. Court also said government should think about paternity leave, यानी कि फादर्स की लीव। देखो, जो मदर का और जो फादर का कॉम्बो होता है ना, वो एक हैप्पी चाइल्ड बनाता है, वो एक हैप्पी चाइल्ड बनाता है। और एक हैप्पी चाइल्ड अगर बचपन से ही, महीनों का जो बच्चा होता है और उसके अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं, तो उसके फ्यूचर में भी वो झलकते हैं बेटा, नेगेटिविटी दूर रहती है उससे। और पेरेंटिंग सिर्फ माँ की जॉब नहीं होती, आई थिंक फादर का इक्वल समवेयर मोर इम्पोर्टेंट रोल होता है। चलिए बेटा, ये हमारा टॉपिक हो गया। इसके अंदर बेटा कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इक्वलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए फॉर सिमिलरली प्लेस्ड इंडिविजुअल्स। जो अडॉप्टिव मदर्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। लाइफ और डिग्निटी का हमारा राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, जिसमें मदरहुड भी आता है, चाइल्ड केयर भी आता है, इमोशनल वेलबींग भी आता है। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड अडॉप्शन एज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव चॉइस। बेटा लास्ट हमारा टॉपिक है, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हाइल इंटरप्रेटिंग प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 as subsumed under Code on Social Security held that denying maternity benefits to adoptive mothers above 3 months of age is unconstitutional. The court emphasized that motherhood is not limited to biological processes but extends to caregiving, emotional bonding, and sustained nurturing. Recognizing adoption as an expression of reproductive autonomy, the court held that any classification excluding adoptive mothers based on the age of child is arbitrary and violative of equality principles. The judgment also highlighted that the absence of maternity leave may force women to abandon employment, thereby undermining gender equality and child welfare. Further, the court urged the state to consider paternity leave, observing that parenting is shared responsibility and early childcare benefits from presence of both parents. Question देखिएगा बेटा, any law that creates unreasonable classification violating equality is unconstitutional. A law grants maternity leave only to biological mothers and denies to adoptive mothers. Is it constitutional? Unconstitutional बेटा, ये unconstitutional हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस तो वैलिड कह रहे हैं, ठीक है। Unconstitutional due to unreasonable classification. Maternity benefits aims to ensure child welfare and maternal care. An adoptive mother is denied leave because the child is 5 months old. क्या ये denial valid है? It is valid due to age condition. Denial is invalid as caregiving needs still exists. बेटा ये जो denial है ये invalid होता है, ऐसा नहीं employer के ऊपर है, right? आगे देखिए। Reproductive autonomy includes the choice to adopt. A policy recognizes childbirth but not adoption as a basis for benefits. It is a valid policy, violates reproductive autonomy, depends on income, valid if temporary. तो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इंक्लूड्स चाइल्ड टू अडॉप्ट। अब कोई पॉलिसी है जो चाइल्ड बर्थ रिकॉग्नाइज कर रही है लेकिन अडॉप्शन नहीं, तो बेटा ये रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को वॉयलेट करेगा। ऑटोनॉमी मतलब मेरा फ्रीडम है, मेरा फ्रीडम है बेटा, राइट। आगे आइए। वर्कप्लेस पॉलिसीज मस्ट नॉट इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट women ड्यू टू लैक ऑफ maternity leave a woman resigns after adopting a child. ये क्या है बेटा? नो डिस्क्रिमिनेशन, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है, पर्सनल चॉइस, एम्प्लॉयर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये बेटा इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा। पेरेंटिंग है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ प्रोवाइड्स मैटरनिटी लीव बट नो पैटर्निटी लीव, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, परफेक्टली वैलिड। कोर्ट में रिकमेंड रिफॉर्म बट नॉट स्ट्राइक डाउन, इलीगल इन ऑल केसेस। बेटा ये कोर्ट यहाँ पे रिकमेंड कर सकता है रिफॉर्म, लेकिन अभी स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता क्योंकि ये लॉ नहीं बना है, राइट। लास्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है। सो रिसेंटली ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल जो है
उसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिल चुका है. So a day after Rajya Sabha passed the bill, around 140 lawyers and feminists wrote to Miss Murmu, urging her not to grant assent to the bill, pointing out constitutional violations in its provisions and procedural infirmities in the way it was passed. तो ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल क्या कह रहा है, देखिए. न्यू इंडियन बिल टू अमेंड ट्रांसजेंडर राइट्स स्पार्क्स प्रोटेस्ट. अब इसके खिलाफ बेटा बहुत सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं. रीसेंट इशू है हु आर ट्रांसजेंडर पर्सन. सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है. तो वो पर्सन्स जिनकी जेंडर आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द सेक्स विच वॉज असाइंड एट बर्थ. फॉर एग्जाम्पल कोई मेल पैदा हुआ था लेकिन वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है एज अ फीमेल, या फिर वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो ना मेल है ना फीमेल है, नॉन बाइनरी. सो लॉ यहाँ पे कहता है कि आपके पास ये राइट है. आपका सेल्फ बिलीफ क्या कह रहा है, पर्सनल सेंस क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जेंडर आइडेंटिटी जो है वो डिसाइड करी जाती है. इस पे एक लैंडमार्क केस है 2014 का, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर आइडेंटिफाई किया गया था. और इस केस में कहा गया था कि जेंडर आइडेंटिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वी विल डिटरमाइन इट अकॉर्डिंग टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन. एंड इसमें मेडिकल प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. नालसा के केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कह दिया था. नाउ इट इज लिंक टू फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो. इक्वालिटी, फ्रीडम है हमारे पास एक्सप्रेस करने का अपने आप को, और हमारे पास डिग्निटी और प्राइवेसी भी है पुट्टास्वामी केस के बाद. राइट बेटा. अब देखिए अब हुआ क्या, ये देखिए. व्हाट चेंज इन द लॉ. द अमेंडमेंट मॉडिफाइज द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 एंड रिमूव्स द अर्लियर सिस्टम ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन. तो अमेंडमेंट में क्या किया इन्होंने, चेंज किया. ये ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल के अंदर 2019 में इन्होंने क्या किया कि जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हमने नालसा में पढ़ा कि आपका बिलीफ क्या कह रहा है, आप अपने आप को कैसा फील कर रहे हो, फीमेल फील कर रहे हो तो आप फीमेल हो. हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका सेक्स जब आपका जन्म हुआ था तब क्या था, आप मेल थे. अर्लियर बेस्ड ऑन 2014 जजमेंट नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अ पर्सन कुड आइडेंटिफाई द जेंडर बेस्ड ऑन सेल्फ परसेप्शन, आपके बिलीफ क्या है. लेकिन 2026 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद अब आपको रिक्वायरमेंट है मेडिकल बोर्ड्स की वेरिफिकेशन की. आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी सर्टिफाई करेंगे. ट्रांसजेंडर नैरो कर दिया. स्टेट के पास अब ग्रेटर कंट्रोल है रिकॉग्निशन का. ये चेंजेस किए गए. उसके बाद बेटा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पे राजस्थान हाईकोर्ट में एक्चुअली एक कोई मामला था जिसके ऊपर वो अपना फैसला सुना रहे थे, और ट्रांसजेंडर्स के इस अमेंडमेंट पे राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ रिमार्क्स किए. अब वो रिमार्क्स उन्होंने वापस ले लिए. राजस्थान हाईकोर्ट एक्सपंजेस यानी कि टेक्स अवे द रिमार्क्स ऑन ट्रांसजेंडर एक्ट. एक्सपंज सेक्शंस वर इंक्लूडेड बाय मिस्टेक, कहा कि हमने गलती से डाल दिए थे. इन मार्च 30 जजमेंट issued hours before the act got presidential assent, says bench. It includes statement that transgender rights must not be rendered illusionary by procedural constraint. तो राजस्थान हाईकोर्ट ने एक्चुअली हुआ क्या, कोई केस डिसाइड कर रहे थे, ट्रांसजेंडर एक्ट को असेंट नहीं मिला था. कुछ घंटे पहले ही जब डिसीजन दे रहे थे अपना, तो उसमें उन्होंने उड़ता उड़ता ऑबिक्टर डिक्टा कहा जाता है इसको, स्टेटमेंट पास कर दिया जो कि माइट भी केस के लिए भी रेलेवेंट ना हो. उन्होंने स्टेटमेंट पास करके क्या कहा, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ये गलत है और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ठीक था और ये अमेंडमेंट करके सही नहीं किया. ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से ऐसा स्टेटमेंट पास किया. फिर उसके बाद माफ़ी मांगी राजस्थान हाईकोर्ट ने. क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया. कोई चीज़ जो लॉ बन चुकी है जुडिशरी उसको इनवैलिड नहीं कह सकती है. हाँ, अगर वो मामला चैलेंज करा गया तो बोलिए ना, वरना आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, आपको आपका तबादला भी हो सकता है. ठीक है, याद रखिएगा बेटा इस चीज़ को. तो ये चीज़ है बेटा, एक्ट बन चुका है ये ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट एक्ट, और इसके अंदर बेटा नालसा का वॉयलेशन हो रहा है और बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं. इसके अलावा यस, लास्ट चीज़ मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं इसको भी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द गुजरात बिकम्स सेकेंड स्टेट
यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, गुजरात। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, इसको देख लेते हैं यार, आ जाओ जल्दी से फटाफट। सबसे पहले अपन लोग ये समझेंगे, गुजरात असेंबली पासेस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि बेटा यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है यार दोस्त, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, ये आर्टिकल 44 में, जो कि आपका एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि अभी जो हिंदूज हिंदू लॉ से गवर्न हो रहे हैं, मुस्लिम्स मुस्लिम लॉ से गवर्न हो रहे हैं, क्रिश्चियंस क्रिश्चियन लॉ से गवर्न हो रहे हैं, किन किन मैटर्स में, मैरिज के मैटर्स में, अडॉप्शन के मैटर्स में, सक्सेशन के मैटर्स में, डाइवोर्स के मैटर्स में। तो इन सारे मैटर्स में इनके पर्सनल लॉज को क्यों ना हम साइड करके एक यूनिफॉर्म लॉ लाते हैं, जो कि सारे ही लोगों पे, ऑल सिटीजन्स पे अप्लाई करेगा। और इसमें मेन पॉइंटर ये होगा, नो कंडीशन या नो बार ऑफ रिलीजन, किस धर्म को आप फॉलो करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, देखिए इसको। सो द गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 वाज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका ऑब्जेक्टिव था ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज applicable to all citizens regardless of their religion. With this, Gujarat becomes the second state after Uttarakhand to legislate on uniform civil code. गोवा पहला स्टेट है जहां पे, क्योंकि पोर्टुगीज रूल था तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पे पहले से इनहेरेंट था। स्टेट गोवा बन गया, उसके बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश नहीं करी गई या लाया नहीं गया स्पेसिफिकली, पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। Signaling a growing state level push towards uniformity in personal laws. The bill reflects the state's attempt to operationalize Article 44 of the Constitution. क्या कहता है? It encourages the adoption of a uniform civil code even though it is a directive principle. Even though मतलब वो enforceable अभी नहीं है, and not enforceable. The law marks a significant policy shift from religion-based personal laws to a state-regulated uniform system. ठीक है, आगे आइए। की प्रोविजंस, यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी होने वाली है, अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे अप्लाई नहीं करेगा। मैरिज, पॉलीगमी एंड बाइगमी प्रोहिबिटेड फॉर ऑल, दो शादियां नहीं कर सकते। और बाइगमी यानी कि आपका एक लिविंग पर्सन है, लिविंग स्पाउस है, आपकी शादी दूसरी नहीं कर सकते। सभी मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डाइवोर्स, सिर्फ लीगली रिकग्नाइज डाइवोर्स यहाँ पे वैलिड होंगी। जितने भी यूनिलेटरल आपस में इनफॉर्मल डाइवोर्स हैं वो रिकग्नाइज ही नहीं है। महिलाओं को और पुरुषों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। और सभी कम्युनिटीज़ में इक्वल सक्सेशन, यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ सक्सेशन लगेगा। व्हाट इज सक्सेशन? मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी इनहेरिट कौन करेगा, मेरी अगर डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी इनहेरिट कौन करेगा, ये होता है सक्सेशन, राइट। फिर उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में, ऐसे रिलेशनशिप्स का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और इनको लीगल रिकग्निशन दिया जाएगा, मेंटेनेंस वगैरह दिया जाएगा ऐसी महिलाओं को जो लिव इन में रह रही हैं। रिप्लेसेस रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज विद अ कॉमन सिविल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये है बेटा आपके आज के टॉपिक्स, आज के मार्च मंथ के टॉपिक्स हैं। कुछ अगर एडिशनल चीज़ें होंगी तो आपको इसी पीडीएफ में मैं ऐड करके प्रोवाइड कर दूंगी, बट अभी के लिए ये 5 टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इन सभी टॉपिक्स का, बार बार रिविजन करिएगा, आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। इसके अलावा बेटा वीकली लीगल अपडेट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, उनको भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीकली लीगल अपडेट्स में अगर आपको डिटेल में समझना है लॉ को तो हमारी वीकली लीगल अपडेट्स को PW क्लैट के लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, अलविदा फ्रॉम माय साइड, बाय बाय गाइस।